दोस्तों नमस्कार। चर्चिल अगर आज होते तो भारत को दिए गए अपने बयान को बदल लेते। आजादी के बाद उन्होंने कहा था कि भारत के लोग जब उनके हाथ में सत्ता होगी तो वह देश को चला नहीं पाएंगे। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत ना सिर्फ चल रहा है बल्कि भारत की सत्ता और उसके लोकतंत्र को कैसे हांका जाए यह भी सत्ता ही तय कर रही है। यहां तक कि संविधान और यहां तक कि लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद, उसको भी राजनीतिक सत्ता ही तय कर रही है। और यह अच्छा है कि आज प्रधानमंत्री ब्रिटेन में है, लंदन में है, और दो देशों के अतीत को याद करते हुए दोनों देशों के संबंधों का वह तब जिक्र कर रहे हैं जब इस देश की संसद के भीतर और उसके परिसर में इस देश के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलती हुई संसद में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी हो सकता है कोई सवाल ना करे, लेकिन पार्लियामेंट ब्रिटेन के भीतर भी है। वहां के पार्लियामेंट्रीज तो जरूर सोच रहे होंगे, जब संसद चल रही है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रधानमंत्री उस चलती हुई संसद के बीच क्यों नहीं है। अमेरिका में भी जब कांग्रेस सचती है तो उस वक्त राष्ट्रपति जब तक बेहद महत्वपूर्ण ना हो उस वक्त वह देश कम से कम चलती हुई कांग्रेस के बीच बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यह सवाल भारत के लिए आज की तारीख में मौजूद है या नहीं है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने या उस लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग के सामने इस देश के विपक्ष के नेता यह कहकर खड़े हो चले हैं कि हमारे पास 100% सबूत है और हम सबूत आपको देकर रहेंगे। आप जो कर रहे हैं पाई पाई की जानकारी हमारे पास है। आप कैसे इस देश के लोकतंत्र को और वोटतंत्र को खत्म कर रहे हैं, उसे लूटतंत्र में तब्दील कर रहे हैं। इस कतार को कुछ आगे बढ़ाइएगा तो भारत के जनरलों ने, यानी जो सेना में है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भी इंटरव्यू दिया या जहां भी सेमिनार में आए, खुलकर कहा छाया युद्ध चीन लड़ रहा था, यानी चीन भारत का दुश्मन देश है। उस चीन के लोगों को भारत आने की इजाजत वीजा के तौर पर सरकार देने पर राजी हो गई और कल से वो खेल शुरू हो गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी अगले महीने चीन जाएंगे। और इन सब के बीच इसी मौके पर जब प्रधानमंत्री लंदन में हैं और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या कर रहे थे सुबह, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति खुले तौर पर दुनिया की टेक कंपनियों को चेता रहे हैं कि वह भारत के लोगों को हायर नहीं करे, और बकायदा अपने पार्लियामेंट्रीज के सामने खड़े होकर कह रहे हैं अब यह नहीं चलेगा कि चीन में फैक्ट्रियां लगा लो, भारत के कामगारों को ले लो और अमेरिका से मुनाफा कमा लो। अब यह नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं, और इन सब के बीच अब अमेरिका उन पुरानी फाइल को भी निकाल रहा है जिसमें भारत ने रूस के साथ और भारत की एक कंपनी ने रूस के साथ जो एक्सप्लोसिव्स को लेकर डील की, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी दिसंबर 2024 में थी, और उस एक्सप्लोसिव पर अमेरिका ने रोक लगाया हुआ है, लेकिन भारत उससे हटकर है। उसकी अपनी जरूरतें रूस पर टिकी हुई है, आने वाले वक्त में जरूरतें चीन के साथ टिकी रहेगी। देश के भीतर लोकतंत्र को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन की पूरी हिस्सेदारी उसे चाहिए। इन सब के बीच इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी और विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेने के तौर तरीके उसे बाखूबी आते हैं। तो चर्चिल तो फेल हो गए। सत्ता और देश ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान भी
इस देश का कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, बन चुका है तो उसको कैसे चलाया जाए, सब कुछ हाँकने की स्थिति में भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता है। और इन सत्ता के बीच की तमाम परिस्थितियों पर आप अगर विपक्ष की तरफ झांकेंगे तो पहली बार पार्लियामेंट तो चल नहीं रही है, और पार्लियामेंट का ना चलना शायद दुनिया के सामने यह संदेश भी है कि जब अथॉरिटी ही गायब है, और इतना ही नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन जो अब नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हर डिपार्टमेंट को देखते समझते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना सरकार का बुना जाता है, उनकी गैर मौजूदगी में जिन सवालों का जवाब मंत्रियों ने दिया, अगर आप आज उसे पढ़ लें, जान लें या सुन लें तो आप हैरत में आ जाएंगे। यह देश चल कैसे रहा है, या इस देश को चला कौन रहा है, और इन सब के बीच क्या वाकई कोई जिम्मेदारी है किसी की या नहीं है, या हर कोई इससे मुक्त हो चला है। पहला संदेश कहां से शुरू किया जाए? हमें लगता है पहली बात समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के उस वक्तव्य से शुरू किया जाए, इस देश की नागरिकता को कौन छीन रहा है। संविधान में ये दिया हुआ है कि जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। ये संविधान में व्यवस्था है। इसका उलट हम कहेंगे, अगर किसी 18 साल से ऊपर वाले का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसके माने भारत का नागरिक नहीं है। ये मामला केवल चुनाव तक नहीं है। वाकई ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। 18 बरस हुई, आपको वोटिंग अधिकार मिल गया। यानी इस देश के संविधान बनाने वालों ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इस देश में किसी की नागरिकता जो खत्म कर दे उसे कौन सी सजा दी जाए, यह सोचा ही नहीं गया होगा। और नागरिकता खत्म करके क्या एक नए राष्ट्र का निर्माण करने की दिशा में इलेक्शन कमीशन बढ़ चुका है, और सत्ता ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही है, वो सब कुछ देख रही है, समझ रही है। तो क्या इन सब के बीच राज्यसभा के चेयरमैन या देश के उपराष्ट्रपति का पद से हटना एक डिस्ट्रैक्शन है? ओरिजिनली तो इस देश के भीतर एक नए निर्माण की परिस्थितियों में देश को क्या लिया जा रहा है? क्योंकि वाकई देश में सबसे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है जिसके बाद कोई किसी को कहता है कि आपने देशद्रोह किया, आपने राजद्रोह किया, अच्छा आपने इस देश की करेंसी को छाप लिया। हमें लगता है सबसे बड़ा गुनाह तो इस देश में किसी की नागरिकता को खत्म कर देना है। और अगर उस नागरिकता को खत्म करने के लिए एक दो ही नहीं, 5 लोग भी अगर उसमें शामिल हो जाएं, तो उससे बड़ा गुनाह तो नागरिकता खत्म करने वाले के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन यहां तो मास लेवल पे ये परिस्थितियां डेवलप हो चुकी है। एक पत्रकार अजीत अंजुम बिहार जाते हैं, चीजों को खंगालते हैं, और उसके बाद एक झटके में जो सच तथ्यों के आश्रय उभर कर आता है वो भारत की आजादी, भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान और भारत में नागरिक होने की परिस्थितियों को कितना वृहत कर देता है। शायद यह सोच इस देश के उस आम नागरिक के जहन में नहीं होगी। हो सकता है कई पार्लियामेंट्रीज के जहन में भी ना हो, वो सिर्फ इसे एक चुनाव तक सीमित मानकर चल रहे हों। लेकिन ये परिस्थितियां कितनी डरावनी और भयावह है जब आप इस देश में तय करने लगे कि किस फ्रेंचाइजी किसके हाथ में आएगी, डिफ्रेंचाइज कौन होगा। और इन सब के बीच जब उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद जगदीप धनखड़ एक शब्द नहीं कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता जिन बातों का जिक्र इस दौर में हो रहा है, ऐसा नहीं है दुनिया की नजर नहीं है। दुनिया समझ रही है देश में दूसरे नंबर का पद उपराष्ट्रपति का होता है। अगर इंपीचमेंट आ भी जाता तो उसे प्रूफ करना पड़ता, और वो एक पूरी प्रक्रिया है। और इंपीचमेंट के बीच में अपनी बात उपराष्ट्रपति भी कहते, तो क्या इस दौर में इस्तीफा और इस्तीफे के बाद एक लंबी खामोशी, एक चुप्पी जो डरा रही है, जो भय के माहौल को बतला रही है, तो क्या वाकई इस देश के भीतर इतना ज्यादा भय है
शुरुआती दौर में सीबीआई थी, फिर ईडी आया और होते होते बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई और अब होते होते उपराष्ट्रपति तक पहुंच गई और इन सब के बीच सवाल नागरिकता का खड़ा हो गया। शायद इसीलिए अब बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुले तौर पर चुनौती यह कहकर दे रहे हैं कि हमारे पास 100% सबूत है, जो कर्नाटक में हुआ है, हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को पकड़ा, कैसे आप वोट को हटाते हैं, वोटर्स को डिलीट करते हैं, कैसे आप वोटर्स के नाम को जोड़ते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग बूथ में कैसे 50, 100, 75 आप जोड़ते चले जाते हैं और यह तादाद बढ़ते बढ़ते लाखों में हो जाती है। कौन है ये लोग, कौन है ये वोटर? शायद यह एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण है जिसमें सत्ता सोच रही है सब कुछ उसके अनुकूल रहे और अनुकूल रहने के लिए उसे सत्ता में रहना होगा। तो इस देश के भीतर नागरिकता भी चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट को दिखाते हुए तय कर दी जाए, तो शायद इससे ज्यादा भयावह तो कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. कर्नाटका की जिस Yes. constituency की आप And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. यह बिल्कुल नई स्थिति है, या कहें इस दौर में इस देश को चलाने को लेकर यह गवर्नेंस के बिल्कुल नए तौर तरीके हैं, जो धीरे धीरे चुनाव को ही सब कुछ मानकर देश को उसी चुनाव और जीत हार पर टिकाने पर तुले हैं। यह देश तो तब भी था जब यहां चुनाव होते नहीं थे, लेकिन चुनाव के इर्द गिर्द का ताना बाना और उसके बाद संविधान के जरिए अपने हक को पाते हुए, संविधान को दरकिनार करते हुए लोगों के अधिकारों को नए तरीके से परिभाषित करने की जो परिस्थिति इस देश के संवैधानिक संस्थानों के जरिए ही निकल रही है, वो वाकई डराने वाली तो है। जरा कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री इस वक्त लंदन में है, संसद चल नहीं रही है, सिर्फ 12 मिनट आज चली, उसके बाद राहुल गांधी बाहर निकले और इस बात का उन्होंने जिक्र किया, तो क्या इस देश में वाकई सब कुछ खत्म हो चला है? या क्या पार्लियामेंट के चलने का मतलब होता क्या है कि आप लोग डिस्कशन कीजिए, हम जा रहे हैं, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है, आप लोग डिस्कशन कीजिए, हम नया राज्यसभा में चेयरमैन ले आएंगे, इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो चला है। जरा सोचिए, इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर जो लिखित जवाब निकल कर आए, यह देश इस दौर में बेरोजगारी से उलझा हुआ है। और सवाल बेरोजगारी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जोड़ रहे हैं, एमएसएमई से जोड़ रहे हैं, तो थोड़ी देर उसको साइडलाइन कर दीजिए और जरा कल्पना कीजिए, इस देश के मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इस देश की पैरामिलिट्री फोर्स, संयोग से तीनों से जुड़े सवाल पार्लियामेंट में रखे गए। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूछा गया एम्स की स्थिति क्या है, बताया गया सरकार की तरफ से लिखित तौर पर जो 20 एम्स देश में चल रहे हैं, उसमें एम्स दिल्ली को भी जोड़ लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो सैंक्शन फैकल्टी पोजीशन होती है वह 1306 लोगों की दिल्ली के एम्स में है, लेकिन भर्ती वहां पर जो हुए हैं वो 844 हैं, यानी 35% सीटें खाली पड़ी है। भोपाल के भीतर भी 21% सीटें खाली पड़ी है, भुवनेश्वर के भीतर भी 31% सीटें खाली पड़ी, और एवरेज जब आप निकालिएगा इन 20 एम्स का, तो तकरीबन 20 से 35% सीटें जो सिर्फ फैकल्टी की है वो खाली है। यहां पर हम नर्स,
टेक्नीशियन या दूसरे क्रूशियल वर्कफोर्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच जब जाइएगा तो ये तकरीबन 37% सीटें खाली पड़ी है। ये पार्लियामेंट के भीतर जवाब दे रही है सरकार, 11 बरस से सरकार सत्ता में है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। एमसीक्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भीतर में जातियों के हिसाब से भी परख लीजिए तो ओबीसी जो प्रोफेसर लेवल का रैंक है 80% सीटें खाली पड़ी है, 423 पोस्ट है, 84 सीटों पर लोग हैं, बाकी है ही नहीं, यानी 80% सीट खाली है। प्रोफेसर में एसटी शेड्यूल ट्राइब के लेवल पर 144 पोस्ट है, सिर्फ 24 की भर्ती है, यानी 83% सीटें खाली पड़ी है। शेड्यूल कास्ट 308 सीटें हैं, 111 भर्ती है, यानी 63% सीट खाली पड़ी है। और जनरल कैटेगरी में भी 39 सीट खाली पड़ी है। अलग अलग जगह एसोसिएट प्रोफेसर में आइएगा तो स्थितियां और नाजुक है। एसटी में 65% सीट खाली पड़ी है, 307 है तो 108 की भर्ती है। शेड्यूल ट्राइब के भीतर अगर आप निकल कर आइएगा तो उसमें 65% सीटें हैं, ओबीसी में 69% सीटें हैं जो खाली है, शेड्यूल कास्ट में 51% सीटें हैं जो खाली हैं, जनरल कैटेगरीज में 16% सीट है जो खाली पड़ी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आइएगा तो वहां भी ओबीसी में 23% सीट खाली, एसटी में 15% सीट खाली, एससी में 14% सीट खाली। और यह स्थिति धीरे धीरे इसी पार्लियामेंट सत्र में कल ही पूछा गया कि दरअसल इस देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस की स्थिति क्या है, तो खुद सरकार बताती है 1,09,868 जो गेस्टेड ऑफिसर पर्सनल्स हैं वो सीटें खाली पड़ी है। उसमें सीआरपीएफ में 34,000 से ज्यादा, बीएसएफ में 14,000 से ज्यादा, सीआईएसएफ में 33,000 से ज्यादा, आईटीबीपी में 15,000 से ज्यादा, एसएसबी में लगभग 8,000, असम राइफल्स में लगभग 4,000, यानी ये सीटें खाली पड़ी है। कोई जिम्मेदारी लेगा? इस दौर में साइबर फ्रॉड इस देश में कितना बढ़ गया, 206% बढ़ गया। कल्पना कर रहे हैं 2024 के बारे में पूछा गया और सरकार ने लिखित तौर पर कहा 22,845 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। और कितने केसेस? लगभग 22 लाख केसेस हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं और इस हद तक आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पार्लियामेंट में आप बहस कर लीजिए। इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हक, इस देश के इंस्टीट्यूशन, यही पार्लियामेंट तो है। तो आप लंदन चले चलिए और देखिए प्राइम मिनिस्टर का चाय पीना, वहां के प्राइम मिनिस्टर स्टैमर के साथ जो बातें कही गई, देख लीजिए। एक्सेलेंसी, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं इस भव्य स्वागत के लिए, भव्य सम्मान के लिए। और चेकर में आज एक नया इतिहास रचने हम जा रहे हैं और भारत और यूके मिलकर के एक नए इतिहास की नींव डाल रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो गया। भारत और ब्रिटेन और करीब आ गए व्यापार बायलैटरल रिलेशन को लेकर, या कहें सिर्फ सौदेबाजी और उत्पादन के मद्देनजर दोनों देशों की ये करीबी, क्या वाकई ब्रिटेन और अमेरिका की करीबी से ज्यादा प्रगाढ़ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ब्रिटेन और अमेरिका दोनों एक साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और दुनिया में कोई भी संकट आया हो, ब्रिटेन अमेरिका के साथ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आप ब्रिटेन के साथ समझौता कर रहे हैं और कल आप मालदीव में होंगे। दिल्ली से मालदीव की दूरी 2.5 घंटों की है प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के जरिए, और लंदन से दिल्ली की दूरी तकरीबन 7.5 घंटों की है प्रधानमंत्री के हवाई जहाज से। एफटीए पर समझौता हो गया। कल पार्लियामेंट कल भी है, कल शुक्रवार का दिन है, लेकिन कल प्रधानमंत्री मालदीव में रहेंगे। मालदीव का समारोह परसों है और जरा कल्पना कर रहे हैं मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट हैं और मौजूदा वक्त में जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके जो साले हैं, यानी उनके पत्नी के जो भाई हैं, उन्होंने
एक एक्स पर एक कमेंट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर, और उसमें जो हो सकता है, जो आप सोच नहीं सकते हैं, सब कुछ कह दिया गया। वो बाबरी मस्जिद हो, उसका विध्वंस हो, भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो व्यवहार हो, और टेररिस्ट शब्द तक का इस्तेमाल किया गया। यह अलग मसला है कि उसके बाद चंद घंटों के बाद वो एक्स से हटा लिया गया। इन्हीं राष्ट्रपति के प्रचार में गो इंडिया के नारे लगे थे, आउट इंडिया। लेकिन खैर, पड़ोसियों का मामला है, जाना चाहिए। लेकिन कल तो पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट की ऑथोरिटी गायब है और पार्लियामेंट के भीतर बहस हो, यह एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हो सकती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के तमाम जनरलों ने, जो भी सेना प्रमुख, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे दूसरे नंबर के हों, अलग अलग जगहों से जो भी बात आई, उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि चाइना भारत की एनिमी कंट्री है और इस युद्ध में उसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। उस चीन के साथ भारत के रिश्ते अब प्रगाढ़ हो चले हैं। और इसी दौर में, यानी 2020 के बाद 2025 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर अगले महीने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। इससे पहले इस देश के रक्षा मंत्री जा चुके हैं, इस देश के विदेश मंत्री जा चुके हैं, इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा चुके हैं, इस देश में रेयर अर्थ को लेकर भारत सरकार की एक टीम जा चुकी है, यहां की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जा चुकी है, यहां के फर्टिलाइजर की कमी, रेयर अर्थ मटेरियल की कमी, इन सब को लेकर बेचैनी है। और अब प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे और जनरल्स जो कह रहे हैं युद्ध के मद्देनजर हमने खामोशी बरत ली, क्योंकि सत्ता चलाना हमें ही आता है। और सत्ता का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के 140 लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर हम कहते हैं। इस बात का जिक्र विदेश मंत्रालय बार बार कर रहा है जब रूस से तेल खरीदने का जिक्र होता है। एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा, और दूसरी जानकारी जो इस दौर में निकल कर आई, जो हमारी टीम ने बतलाया, वो जानकारी यह है कि दिसंबर के महीने में भारत ने रूस के साथ HMX, जो हाईली एक्सप्लोसिव माना जाता है कंपाउंड, उसको लेकर सौदा रूस के साथ किया। और अमेरिका ने रूस को लेकर खास तौर से इस एक्सप्लोसिव पर इस लिहाज से प्रतिबंध लगाया कि दुनिया का कोई देश इस एक्सप्लोसिव को कम से कम रूस को नहीं बेचे। और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें बहुत साफ तौर पर है कि दरअसल HMX ये मिसाइल, टारपीडो वारहेड्स, रॉकेट मोटार, एक्सप्लोडिंग प्रोजेक्टिसाइड, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव जो कि एडवांस मिलिट्री सिस्टम में यूज किया जाता है, इसको लेकर अमेरिका का कहना था कि यूक्रेन के खिलाफ जो वार हो रहा है उसमें रशिया इसका इस्तेमाल कर रहा है। और बाकायदा ये कहा गया इस दौर में कि वित्तीय संस्थानों को मॉस्को को इस पदार्थ की बिक्री में किसी भी तरह की मदद ना करने की चेतावनी दी जाती है। तो क्या भारत की जिस कंपनी के साथ समझौता हुआ और उस टेबल पर जिस पे समझौता हो रहा था, उसकी एक तस्वीर अमेरिका के जरिए जारी की गई है। देख लीजिए उस तस्वीर को। इसमें पुतिन की मौजूदगी भी है और भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी है। यह भारत की एक कंपनी के जरिए $1.4 बिलियन का यह समझौता है। और जो राइटर्स की रिपोर्ट है अमेरिकी सरकार के माध्यम से, तो क्या प्रतिबंध की दिशा में अब अमेरिका उस कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाएगा दुनिया भर के भीतर जो एक्सप्लोसिव वो बेच रहे हैं। इस तमाम परिस्थितियों के बीच और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि जो टेक कंपनियां हैं, वो गूगल हो, वो माइक्रोसॉफ्ट हो, वो मेटा हो, उस जगह पर भारत के कामगारों को मत लीजिए। इतना ही नहीं, बाकायदा उन्होंने खुले तौर पर कहा कि कोई भी बड़ी कंपनी जो अमेरिका से जुड़ी है वह चीन में फैक्ट्री लगाए, भारत के कामगारों को लगे और मुनाफा अमेरिका से कमाए, ये अब नहीं चलेगा। For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed.
And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that. All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all. तो क्या अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते या अमेरिका के निशाने पर अगर भारत है इस वक्त, तो क्या ब्रिटेन भारत के साथ उसी तरीके से खड़ा हो पाएगा जिसका जिक्र आज जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए तो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वहां पर जो कहा गया? स्टेमर ने अपने एक्स पर ऐसी कोई तस्वीर, कोई वक्तव्य नहीं डाला। प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर तमाम चीजें मौजूद है और एएनआई के जरिए भी मौजूद है। यानी अमेरिका के साथ ब्रिटेन खड़ा रहेगा, यह सच है। सवाल तो यह है कि अपने देश के भीतर जो संकट है, उस संकट को पार लगाने के लिए कोई रास्ता मौजूदा सरकार निकाल रही है या हर संकट के बदले किसी बड़े संकट को खड़ा कर रही है? वो संकट एक वक्त वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे से हो सकता है, वो संकट इस वक्त इलेक्शन कमीशन को लेकर हो सकता है, या फिर बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसके जरिए हो सकता है। क्या ये सब कुछ हर एक संकट को दबाने के लिए, डिस्ट्रक्शन पैदा करने की दिशा में कोई घटना इस देश के भीतर घट रही है? और इन सब के बीच अगर खुले तौर पर अब धमकी भरे अंदाज में राहुल गांधी ये कहने लगे कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी यह ना सोचें कि वह बच जाएंगे, तो फिर वह भूल कर रहे हैं, उनका पीछा होगा। And I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. दो ही तो संस्था है जिसके आश्रय भारत का लोकतंत्र या भारत के भीतर न्याय की व्यवस्था चल रही है, ऐसा महसूस होता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है। इसके अलावे आप इस देश में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम 2024 के चुनाव से पहले भी ले नहीं सकते थे कि हां, यहां पर ईमानदारी पूर्वक काम हो रहा है। क्योंकि करप्शन अगर सिस्टम का हिस्सा बन जाए, इस देश के भीतर वेलफेयर स्कीम अगर पॉलिटिकल तौर पर लुभाने और उसके बजट के आश्रय अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में सरकार पहल करती हुई नजर आए, तो फिर वो सीएजी हो यानी कैग की रिपोर्ट हो, आपको नहीं मिलेगी। वो सीवीसी हो, नौकरशाही का भ्रष्टाचार बताने के लिए, वो आपको नहीं मिलेगी। इस देश की जांच एजेंसी, प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई हो, ईडी हो, वो आपको नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ईडी पर कर डाली कि आप राजनीति को इतनी दूर तक ले गए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ आपने आरोप लगा दिए। मसला इतना नहीं आसान। सवाल यह है, इस देश के भीतर जिस लोकतंत्र के मंदिर का जिक्र संसद से होता है, वो संसद बेबस पड़ी है। इस देश में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, वह इतने छिद्रों के साथ है, यानी वहां पारदर्शिता उसमें लगे हुए दागों के आश्रय अब खुले तौर पर दिखाई देने लगी है। इस देश में संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी भी एक खामोशी पूरे देश के भीतर लाकर खड़ा कर देती है कि जब इच्छा होती है तब फैसला, जब इच्छा होती है तब फैसला सुरक्षित। और इन सब के बीच अगर चीफ जस्टिस इस देश की राज्यसभा में पहुंच जाए तो इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। सब कुछ हो रहा है शायद इसीलिए। सवाल यही है, 1947 में विभाजन या आजादी, उस दौर में ब्रिटिश सोच और डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट में देश चलाने की सोच, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। आजादी ब्रिटेन से ही मिली थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आजादी ब्रिटेन से ही मिली थी। और आज प्रधानमंत्री भारत की पार्लियामेंट, भारत के जनरल, भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, भारत के भीतर के लोकतंत्र,
इन सब से दूर लंदन में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।